हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी मालवी कुशाल कौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और आप सब लोगों के कहने पर, आप सबकी डिमांड पर आज एसएससी डिफेंस सीटेट और DSSB जैसे एग्जामों के लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, आज आपको ग्रामेटिकली मुझको बताना होगा कि इस सेंटेंस को किस तरीके से ठीक किया जाए, या क्या ये सेंटेंस ऑलरेडी जो अंडरलाइन पार्ट है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, बिना भूले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राइट, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि हर कोई पढ़ पाए, सीख पाए, अपनी कमांड बना पाए। क्योंकि एसएससी और DSSB जैसे एग्जाम्स में क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जरूरत है कि हम उन पर अपनी कमांड बना लें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है राम डज नॉट लाइक, ठीक है, राम डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट। अब आपको चार ऑप्शंस गिवन है, माई कमिंग सो लेट, आई कमिंग सो लेट या मी कम सो लेट। आपको बताना है कि मी कमिंग सो लेट के स्थान पर क्या आएगा, माई कमिंग सो लेट आएगा, आई कमिंग सो लेट आएगा, मी कम सो लेट आएगा, या फिर मी कमिंग सो जो लेट लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, नो इंप्रूवमेंट है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के। आपके पास पूरे तरीके से 10 सेकंड है, आराम से टाइमर है, अपने माइंड में मान के चलिए, जल्दी से सॉल्व करिए। टाइम्स अप। बात यह है कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। जल्दी से आंसर चेक कर लीजिए। यस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि लाइक नाम के वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा पॉजेसिव केस में आएगा। रूल नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्लियर है? लिख लीजिए, लाइक नाम के वर्ब के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजेसिव केस में यूज होगा। ठीक है, इसलिए जैसे आई होता है ना, आई तो हो गया सब्जेक्टिव केस, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, राइट, और इसका पॉजेसिव केस क्या हो गया, माई हो गया। ठीक है, माई हो गया और माइन हो गया, माई और माइन, जिसमें से माई क्या है, माई पेन, माई कॉपी, माई, ये तो हो गया एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, राइट, और माइन क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो इसके साथ आने वाले लाइक नाम के वर्ब के साथ हमेशा क्या होगा, या तो पॉजेसिव केस होगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या फिर एडजेक्टिव आएगा। लेकिन जो भी आएगा वो आएगा अपने सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव केस में। मेरे साथ ये रूल, ये नियम नोट कर लीजिए कि लाइक के साथ हमेशा पॉजेसिव केस आता है। तो आई का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस होता है प्रोनाउन के केस में माइन, और एडजेक्टिव के केस में माई। ठीक, माई पेन, माई कॉपी, तो पेन नाम के नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई नाम का एडजेक्टिव। कौन सा केस है ये है पॉजेसिव, यानी कि जो अपना अधिकार बता रहा है, अधिकार सूचक विशेषण, माई पेन, मेरा पेन। क्लियर? इसलिए यहां पर क्या आएगा, माई कमिंग सो लेट। तो लाइक नाम के वर्ब के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसलिए ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़िए। I have to cut down on my expenses due to my falling income. मेरी गिरती हुई इनकम की वजह से, मेरी कम होती हुई इनकम की वजह से मुझे अपने एक्सपेंसेस को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, I have to cut off, I have to cut out, I have to cut off, या फिर नो इंप्रूवमेंट। जो लिखा है क्या वो सही है या इन तीनों में से कोई? पूरा 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़िए, सॉर्ट आउट करिए कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके स्थान पर इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जल्दी, आपका टाइमर चल रहा है भाई, मन में टाइमर मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में कोई टाइमर आपको दिख नहीं रहा होगा। टाइम्स अप। देखिए, कट डाउन ऑन लिख लीजिए मेरे साथ, कट
डाउन ऑन, इसका मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस। लिख लीजिए, इस पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कट डाउन ऑन, का मतलब होता है कम करना, राइट? क्या होता है इसका मीनिंग? कम करना। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस। आई हैव टू मतलब मुझे करना पड़ेगा कम, मेरे एक्सपेंसेस, मेरा खर्चा, क्योंकि मेरी इनकम भी कम हो रही है, गिर रही है, तो यानी कि इस हिसाब से यहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं बनता है। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, क्लियरली ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज कट डाउन ऑन मीन्स टू रिड्यूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक, मुझे लगता है श्याम इज बेस्ट सूटेड, श्याम जो है वो बेस्ट सूटेड है। श्याम इज सूटेड बेस्ट, श्याम इज बेटर सुइटेड, श्याम इज सुइटेड बेटर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। आपको मुझे जल्दी से बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए तो आप ऑप्शन नंबर डी दैट इज नो इंप्रूवमेंट चूज कर सकते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड का, जल्दी से सॉल्व करिए। टाइम्स अप। अब देखिए यहां पर लिखा है ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है दो कैंडिडेट्स में, जब दो लोगों की बात होती है तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे लगा बेटर जो है वो सी में लिखा है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेटर सुइटेड, क्योंकि दो कैंडिडेट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना। तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे एडजेक्टिव की? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए इसकी नॉर्मल डिग्री होती है गुड, फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है जब हम सबसे कंपेयर करते हैं, सबसे जितने भी लोग हैं उन सब में से कंपेयर करके बताने, तो वो होती है बेस्ट, है ना। एक तो हो गई अफर्मेटिव डिग्री, एक हो गई इसकी कंपैरेटिव और एक हो गई सुपरलेटिव। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, इसलिए श्याम इज बेटर सुटेड। दो कैंडिडेट्स के बीच में श्याम जो है वो ज्यादा सुटेड है, श्याम ज्यादा ऑप्ट है, इस एप्ट है इस जॉब के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपने अब तक जो पढ़े हैं 3 वो आपको समझ में आए हैं, रूल समझ में आए हैं। इफ यस, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सेशन आपको लग कैसा रहा। क्लियर? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु इज समवॉट लाइक पुणे। बेंगलोर का जो क्लाइमेट है वो कुछ कुछ पुणे के जैसा है। पुणे इज एज पुणे या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से बताइए। ओके, टाइम्स अप। चलिए, अब क्लाइमेट जो है बेंगलोर का वो बिल्कुल किसकी तरह है? पुणे के क्लाइमेट की तरह। पुणे के, ठीक है, बेंगलोर का क्लाइमेट पुणे के क्लाइमेट की तरह है। तो पुणे का क्लाइमेट अगर हम पूरा लिखें तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? द क्लाइमेट ऑफ पुणे। ठीक है, अगर हम ये बोले तो हमें पूरा इस तरह से बोलना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं गिवन है नहीं। जब हमको ये पूरा नहीं गिवन होता है तो हम ऑफ भी क्या बताता है? का, की, के, मतलब ये भी कनेक्शन बताता है, रिलेशन बताता है। और अपॉस्ट्रोफी एस भी क्या बताता है? का, की, के। ठीक है, ऑफ भी किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। और अपॉस्ट्रोफी एस भी किस पर लगता है? नाउन पर लगता है ना। लाइक तो आ ही चुका है, यानी कि पुणे तरह, लेकिन अब इसको जोड़ना किससे है? पुणे के क्लाइमेट की तरह। तो पुणे के क्लाइमेट की तरह, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? पुणे पर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे के क्लाइमेट की तरह। पुणे पर क्या लग गया? अपॉस्ट्रोफी एस। अगर आप एडिटोरियल का सेशन रोज देखते हैं तो अब तक आपको ये ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने शुरू हो गए होंगे, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। मैं देख पा रही हूं कि कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लिखा है इनोवेशन, हमारा सब्जेक्ट क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन हैव ऑलवेज बीन द टॉप कॉर्पोरेट एजेंडा, यानी कि जो
अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं, व्यवसायों की बात करूं, तो यही उनका मेन एक मकसद होता है, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा टॉप पर यही होता है इनोवेशन, कि क्या नया कर रहे हो। तो नयापन जो है वो कॉर्पोरेट एजेंडा जो है वो एकदम टॉप का होता है, ये हमेशा से रहा है। नयापन जो है वो कॉर्पोरेट फील्ड में उनका टॉप एजेंडा हमेशा से रहा है। हैज ऑलवेज, हैड बीन, हैज ऑलवेज बीन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे इस सेशन का 5th क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान से सोचकर फिर आंसर दीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है इनोवेशन। यस, आंसर आ चुका है, मैं देख पा रही हूं। कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने कहा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक कहा। क्यों? अब देखिए, इनोवेशन है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर। तो इसके लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हैज। हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज। ठीक है। ऑलवेज एक एडवर्ब है, वो तो बिल्कुल ठीक है, चलो वो भी सही हो गया, अपनी सही जगह पर आया है। ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलो, एडवर्ब अपनी सही जगह पर आ गया है ना, अपनी सही जगह पर आया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आगे क्या रहा? बीन, हमेशा से रहा है। हैज ऑलवेज बीन, हमेशा से रहा है कॉर्पोरेट फील्ड का टॉप एजेंडा, उनका मेन मकसद रहा है इनोवेशन। ठीक है, हमेशा से रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप t.me/एग्जामनीति पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप t.me/एग्जामनीति पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है, अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक है, तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर दे सकते हैं, वरना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके जो मर्जी हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हमेशा वेलकम रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The managers are often stymied by the difficult of managing conflict. यानी कि जो ये मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा स्टाइमीड होते हैं। किसकी वजह से? उनको कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो लोगों के बीच में मतभेद आते हैं, उसको मैनेज करने में काफी परेशानी होती है। तो उसको लेकर वो अक्सर क्या हो जाते हैं? स्टाइमीड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो किसी काम को करने से रोकते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो हमेशा से उनको रोका जाता है। किस वजह से वो स्टाइमीड होते हैं? किस वजह से उनको रोका जाता है? दे प्रिवेंट टू डू समथिंग। स्टाइमी मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, रोड़ा डालना। वो हमेशा अक्सर वो रोड़ा बन जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको मैनेज करने में लेकर उनको काफी परेशानी आती है। तो ये इस वजह से वो काफी उनके रास्ते में रोड़ा अटक जाता है। ठीक है, अक्सर वो इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं, अक्सर वो इस वजह से कुछ कर नहीं पाते। जल्दी से आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। ठीक। आर ऑफन स्टाइमीड बाय, वो टॉप मैनेजर्स जो हैं वो अक्सर जो है उनके रास्ते में रोड़ा अटक जाता है। किस वजह से? क्योंकि जो एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, मतभेद आ जाते हैं, तो उनको मैनेज करने में, उसका समाधान करने में काफी परेशानी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियरली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाय द डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग, कॉन्फ्लिक्ट को, मतभेद को मैनेज करने में, संभालने में, उनकी संभालने की जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उसकी वजह से उनके रास्ते में कई बार रोड़ा अटक जाता है। कई बार उनके रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। टॉप मैनेजर्स का यही काम रह जाता है कि वो जो उनके लोअर एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करते हैं, सुलझाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है डिफिकल्टी फॉर मैनेजिंग, तो नहीं होगा। ठीक, गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक नाउन है। तो हमें नाउन के बारे में बात करना है। इस नाउन को क्या करना है? इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है? सुलझाना है ना, मैनेज करना है। तो इसलिए इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर हम मैनेजिंग की बात करेंगे, डिफिकल्टीज को सुलझाने में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कठिनाइयों को सुलझाने में, उनको मैनेज करने में। तो यहाँ पर बात मैनेजिंग की आएगी, मैनेजमेंट की तो नहीं आएगी क्योंकि नाउन के साथ नाउन तो लगेगा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और यहां पर ये जो मैनेजिंग है ये क्या है? ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल।
एक ऐसा वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। मैनेजिंग, संभालना, किसको? लड़ाइयों को, मतभेदों को मैनेज करने की समस्याओं की वजह से हर बार वो इन्हीं डिफिकल्टीज में उलझ के रह जाते हैं, वो आगे कुछ कर नहीं पाते। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें आईएनजी लग गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वो वर्ब जो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर? तो हमें इतनी चीज तो क्लियर हो गई, इतनी चीज तो हमारी क्लियर हो गई है ना। चलो, तो अब यहां पर हमको क्लियर हो गया कि यहां पर डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रीचिंग कलेक्टिव डिसीजंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड इम्परफेक्ट साइंस। अब आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि बेस्ड ऑन आएगा, बेस्ड फॉर आएगा, बेस्ड आएगा या बेस्ड इन आएगा। जल्दी से बता दीजिए, या फिर इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंच पाना जो कि अलग अलग लोगों की, इंडिविजुअल लोगों की प्रेफरेंसेस पर बेस करता है, ये एक इम्परफेक्ट साइंस है। ये साइंस परफेक्ट नहीं है, ये आदर्श विज्ञान नहीं है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ये एक आदर्श विज्ञान नहीं है। जल्दी से बताइए, टाइम्स अप। बेस के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑन लगता है, इसलिए क्लियरली इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। ना बेस के साथ फॉर लगता है, ना अकेले बेस्ड आएगा, क्योंकि हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअली प्रेफरेंसेस के आधार पर एक एक व्यक्ति की जो प्राथमिकता है, जो उनकी जो जिनको वो चूज कर रहे हैं, उनकी चॉइसेस के आधार पर बेस्ड ऑन, सिंगल बेस तो आएगा नहीं, बेस के साथ इन लगता नहीं, क्या लगता है? बेस्ड ऑन। इसलिए इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। आई होप आप इस सेशन को लाइक कर रहे हैं, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट हो रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि मैम ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। क्लियर? बढ़ चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Because that there were heavy rains, the lake was flooded. क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस वजह से जो लेक थी, जो झील थी, उसमें बाढ़ आ गई। ठीक है, उसमें पानी ओवरफ्लो कर गया। Because of the as there were, since there was। जल्दी से बताइए, टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियरली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्यों? बिकॉज ऑफ तो आपको पता है, ठीक है, ऐसी कंजंक्शन जिससे हमारी बात शुरू हो रही है की वजह से, बिकॉज ऑफ द। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हैवी रेन्स, भारी बारिश की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी इस वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ। रीजन क्या है? रीजन है हैवी रेन्स। तो हैवी रेन्स से पहले क्या लग गया? दा लग गया। अब देखिए, एज देयर वर, हैवी रेन्स एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उससे पहले वर तो लगेगा नहीं। क्लियर? बात गलत होगी। फिर लिखा है सिंस देयर वाज हैवी रेन्स, क्योंकि जबकि वहां पर हैवी रेन्स थी। कहां पर? तो देयर का तो कोई सेंस है नहीं, वहां पर भारी बारिश थी, ऐसा नहीं है। क्लियर? इसलिए इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द, तेज बारिश की वजह से जो झील थी उसमें बाढ़ आ गई, दैट वाज फ्लडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है, आप सेशन को देख भी रहे हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से क्या होता है कि टीचर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात मुझे जो आपसे कहनी थी कि ये क्वेश्चन DSSB के 2018 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। एसएससी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द के ऊपर बेस में 2 से 3 क्वेश्चन अब तक देख चुकी हूं। ठीक है, सेम चीज के ऊपर वहां पर फिलर भी आया था, सेम चीज के ऊपर वहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया था। एसएससी के एग्जाम्स की बात कर रही हूं मैं। ठीक, स्टेनोग्राफर के पेपर में सेम क्वेश्चन आ चुका है। लेट नहीं था वहां पर, हैवी रेन्स की बात नहीं होती, लेकिन बिकॉज ऑफ द ये जो कंजंक्शन है, इस स्ट्रक्चर की बात हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में आपके पेपर आ चुके हैं, सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द थीव्स रेन अवे, चोर भाग गए काली गाड़ी में, इन अ ब्लैक कार। फ्लेड, स्केप्ड विद, जम्प्ड अवे या फिर नोन। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। भाग गए
कहीं से बचकर निकल जाना, छुपते छुपाते बचकर निकल जाना, बिना पकड़े हुए बचकर निकल जाना होता है फ्ली। ठीक है, फ्ली। प्रेजेंट टेंस में फ्ली, पास्ट टेंस में फ्लेड, और इसकी जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी फ्लेड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्ली, सेकंड फॉर्म फ्लेड और थर्ड फॉर्म भी फ्लेड होती है। इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनती है? इसकी आईएनजी फॉर्म बनती है फ्लीइंग, ठीक, और देन इसकी फ्लीज बन जाती है। तो अब हमने कहा कि चोर काली गाड़ी में भाग गए, तो रैन अवे नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लेड होगा, है ना। एस्केप्ड विद, किसके साथ भागे? ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। फिर लिखा जम्प्ड अवे, कूद गए, वहां से कूद गए, काली गाड़ी में कूद गए, कोई सेंस नहीं है, गाड़ी में कूद गए, है ना, तो कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच मींस फ्लेड। वो बचकर भाग निकले, किसमें? काली गाड़ी में, इन अ एक ब्लैक कार, काली गाड़ी में। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप आपको ग्रामर क्लियर हो रही है, आपको यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स क्लियर हो रही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए भी, और आपको दोबारा भी ये देखने के लिए मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं की? जल्दी से इसका आंसर देना है। वाई हैड यू नॉट कॉल, वाई यू डिड नॉट कॉल, वाई नॉट डिड यू कॉल, या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ओके, टाइम्स अप। अब देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, सिंपल सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। वाई, कि क्यों, तुमने मुझे, यू, तुमने, वाई यू डिड नॉट कॉल, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई यू, कि क्यों तुमने नहीं की कॉल, किसे? मुझे, कल रात, लास्ट नाइट। वाई यू डिड नॉट कॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सेंटेंस है। हैड की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, लास्ट नाइट लिख के आ गया है तो क्लियर हो गया, पास्ट टेंस है ना, हैड तो लगेगा नहीं। चलो, एक बात हो गई, ऑप्शन नंबर 1 हट गया। फिर लिखा है वाई नॉट डिड यू कॉल, वाई नॉट का तो कोई सेंस है ही नहीं, हमको पहले क्या चाहिए होता है सिंपल सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस में हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होती है, बीच में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है तो वो भी चाहिए होती है, तो सब्जेक्ट मिल गया आई, है ना। फिर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो गया वाई। चलो, फिर आ गया वर्ब, अंडरस्टैंड भी यूज हो गया, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आई डिड, और डिड के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सिंपल सेंटेंस है, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहा, है ना, वर्ब रहा, और ये रहा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, ऑब्जेक्ट रहा। वाई नॉट कॉल मी, तो रॉन्ग। वाई यू, वाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉल मी, कि तुमने पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया कल रात, मुझे ये बता दो, है ना। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर बीच में पड़ती है तो वो भी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। What she said is not correct at all, जो उसने कहा वो पूर्णतया गलत है। At all means पूर्णतः, या फिर बिल्कुल। इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से आंसर दीजिए। एसएससी CHSL 2018 में ये सवाल पूछा गया है, राइट। मैं फिर बोल रही हूँ, एसएससी CHSL 2018 में ये सवाल पूछा गया है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। यहाँ सेशन में आए हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट, टाइम्स अप। नॉट करेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट के लिए एक वर्ड ऑलरेडी बना हुआ है विच इज इनकरेक्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉट करेक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसको चेंज कर लीजिए, नॉट करेक्टिंग होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये होगा नॉट करेक्टिंग, है ना। इनकरेक्ट, नॉट करेक्टिंग, करेक्ट, करेक्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं। एट ऑल मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, तो करेक्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये तो सेंस देता ही नहीं है। इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो उसने कहा वो पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई अंकल कुड नॉट राइज अप, मेरे अंकल नहीं उठ पाए अपने बेड से, बिल्कुल भी, मेरे अंकल बिल्कुल भी अपने बेड से नहीं उठ पाए। कुड नॉट, मॉडल है कुड,
तो उसके साथ क्या हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि हर एक मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जल्दी से आंसर दीजिए, नो मोर की जगह क्या आएगा, एनी फार्दर, एनी फर्दर या एनी मोर। टाइम्स अप। देखिए, नो मोर का मतलब जिंदा नहीं रहे, डेथ, डाई हो गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। नो मोर का तो कोई सेंस नहीं आता, बेड से अब और उठ नहीं पाते। एनी फार्दर मतलब और ज्यादा दूर, ये तो उसका तो कोई सेंस हुआ नहीं, फार, फार्दर, फारदेस्ट। एनी फर्दर और आगे बेड से नहीं उठ पाए, आगे का तो कोई सेंस ही नहीं है। एनी मोर यानी कि अब से वो, यानी कि अब वो बेड से नहीं उठ पाते, या वो फिर उसके बाद बेड से नहीं उठ पाए। कुड नॉट, नहीं उठ पाए, कहां से, फ्रॉम हिज बेड एनी मोर, वो अब अपने बेड से नहीं उठ पाए, एनी मोर नहीं उठ पाए, ठीक है। इससे ज्यादा वो अपने बेड से नहीं उठ पाए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से आंसर दीजिए। द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक, जो ट्रेन है वो ट्रैक के अलोंग चलती है, तो ट्रेन के चलने को रोल कहते हैं, रंबल कहते हैं, रैटल कहते हैं, रिपल कहते हैं। जल्दी से बताइए ट्रेन के मूवमेंट को क्या कहते हैं। सीडीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और एनडीए में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए। एनडीएस में दूसरे, मुझे इसका ईयर नहीं याद, लेकिन एनडीए में दूसरे ईयर में पूछा हुआ है, सीडीएस में दूसरे ईयर में। जल्दी से आंसर दीजिए। डिफेंस का क्वेश्चन, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक, रंबल, रैटल, रिपल। एग्जैक्टली जितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ट्रेन के चलने को, ट्रेन की धड़धड़ाहट को, जो ट्रैक के, जो रेलवे ट्रैक बना होता है उसमें ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल जाती है ना, तो उस धड़धड़ाहट को हम क्या कहते हैं, रंबल कहते हैं। क्लियरली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन रॉक एंड रोल नहीं होती, ट्रेन रंबल होती है ना। रैटल मतलब लड़ाई, रॉन्ग। रिपल, रिपल्स आते हैं ऊंच नीच, ऐसे नहीं होता, ट्रेन में धड़धड़ाहट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रंबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन पीक, यानी कि पर्वत की चोटी से जो उतार है वो काफी स्लो है, काफी स्लो था, और काफी दर्द भरा था, काफी कष्टदायक था, काफी पेनफुल था। अब उस उतार को हम डेसेंट कहते हैं, डिक्लाइन कहते हैं, डिक्रीज कहते हैं, या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से आंसर दीजिए। पर्वत की चोटी से जो उतार था वो काफी स्लो था और बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम्स अप। उतार को हम कहते हैं डेसेंट, DESCENT। डिक्लाइन मतलब कमी, डिक्रीज मतलब कमी या कम करना, ठीक है। डिक्रीज मतलब कम करना, ये वर्ब है। डिक्लाइन भी क्या है, किसी भी चीज की कमी है ना, कमी हो जाना या कम करना। तो आपको, मुझे इस डिक्लाइन वर्ड का, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। सेशन को इंटरेस्टिंग रखिए, सेशन को 2 वे रखिए, ताकि आप और मैं बात करें और मजा आए। डिक्लाइन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। डिक्लाइन मतलब कमी होती है। अब आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या है, जल्दी से बताना है। एडजेक्टिव है, क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्लियरली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस डेसेंट का मतलब होता है उतार, जो ढलान है, जो उतार है। और डिसेंट मतलब होता है अच्छा, मॉरल, सुसभ्य ना, इसका मतलब होता है सुसभ्य। ये जो DECENT है, दैट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सुसभ्य, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ढंग का, मॉडेस्ट, डिसेंट। क्लियर। अब इसका आंसर है DESCENT विच मीन्स उतार। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर कहूंगी, सेशन पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। द बिल्डिंग विल रीडेकोरेट ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि गर्मियों के सीजन के दौरान जो बिल्डिंग है वो दोबारा से अच्छी की जाएगी, दोबारा से सजाई जाएगी, रीडेकोरेट की जाएगी। विल बी रीडेकोरेटेड, विल बी रीडेकोरेटिंग, विल बी रीडेकोरेट। जल्दी बताइए। की जाएगी, पैसिव वॉइस है, जल्दी से बताइए। पैसिव वॉइस में, हर एक पैसिव वॉइस में, अगर आप एडिटोरियल सेशन देखते हैं जो कि रोज सुबह आता है, अमूमन 11 के आसपास आ जाता है ना। तो 11 बजे के आसपास जो आपके ये एडिटोरियल सेशन आता है, कभी 11:05 या 11:10 भी हो सकता है, लेकिन वही 11 बजे के आसपास, टेक्निकल इशू ना रहे तो वो सेशन देखने के लिए अगर आप देखते हैं
तो आपको पता होगा कि हर एक पैसिव वॉइस के बारे में मैं बताती हूँ कि उसमें हमेशा हर एक पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। जल्दी से आंसर दीजिए। द बिल्डिंग, क्लियर, टाइम्स अप। हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव कब लगाते हैं? जब हमको सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना होता है, जब हमको सब्जेक्ट पर जोर नहीं देना होता है। ठीक है, यानी कि गर्मियों के सीजन के दौरान, गर्मियों की ऋतु के दौरान जो बिल्डिंग है वो दोबारा से सजाई जाएगी। ठीक, कौन सजाएगा जरूरत नहीं है बताने की, मिस्त्री मजदूरी करेंगे, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग करी जाएगी। द बिल्डिंग विल, पैसिव है, पैसिव तो पैसिव में बी तो जरूर लगेगा ही लगेगा। द बिल्डिंग विल बी, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डेकोरेटेड, विल बी डेकोरेटेड, यानी कि बिल्डिंग डेकोरेट की जाएगी समर सीजन के दौरान, ड्यूरिंग समर सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप t.me/examniti से इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह हम अवेलेबल है। आप जहां चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बस पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, अंटिल देन, God be with you.